आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, भाजपा कर सकती है केजरीवाल की हत्या। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा ने छोड़ी पार्टी। सलूजा ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सियासी उबाल। संजय राउत की धमकी के बाद अब सीएम शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। आफ्ताब का आज भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। अब तक कई चौंकाने वाली बातें आई सामने। कत्ल से पहले देखी थी दृश्यम मूवी, पार्ट 2 का था इंतजार। और राजस्थान के बाड़मेर में मुखबधिर से दरिंदगी। दिन दहाड़े किडनैप कर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। पिता को सड़क किनारे लहूलुहान मिली बेटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा खरगोन जिले के खेरदा गांव से शुरू हुई, जो आज मोटक्का तक जाएगी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पद यात्रा पर निकली। आज भी राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता पैदल चल रहे थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी सहित कई नेता भी यात्रा में लगातार उनके साथ साथ चल रहे हैं। मोटक्का पहुंचने पर राहुल गांधी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। इसके साथ ही वो बड़वाह में मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं अधिक व्यस्तता के चलते सनावद में होने वाली राहुल गांधी की आम सभा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 1700 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा 12 दिनों में 7 जिलों से गुजरेगी। इसके बाद 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कमलनाथ के करीबी नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर की मौजूद में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का साथ छोड़ने और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के पीछे की वजह क्या बताई है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता हैं गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो।
एमसीडी चुनाव के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। सिसोदिया ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता कि हमला होने वाला है, ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस पर राजनीति ना हो। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। वह पूरी तरह से खुली धमकी है, कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। वह पूरी तरह से खुली धमकी है, कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता? मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफी मांगी है। ब्रजेश पाठक ने सेन समाज पर टिप्पणी की थी जिसको लेकर आज उन्होंने माफी मांगी है। बता दें कि आगरा में सेन समाज ने उन पर अपना आक्रोश जताया और ब्रजेश पाठक का कहना है कि अनजाने में उन्होंने ये शब्द बोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हृदय से माफी मांगता हूं अपनी इस गलती के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं हृदय से माफी मांगता हूं और मैंने अनजाने में इन शब्दों का प्रयोग कर लिया है। दरअसल आगरा में सेन समाज ने उनके खिलाफ आक्रोश जताया क्योंकि ब्रजेश पाठक ने सेन समाज पर गलत टिप्पणी की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां भीषण हादसा हो गया है और पूरी रात दिल्ली का चांदनी चौक धधकता रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली चांदनी चौक में पूरी रात आग धधकती रही और 12 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि कूलिंग ऑपरेशन का काम अभी तक जारी है। 22 फायर टेंडर इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 40 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां चांदनी चौक में भीषण आग लग गई है और 12 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि कूलिंग ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। 22 फायर टेंडर इस पर काम कर रहे हैं। लगभग 40 गाड़ियों ने ये आग बुझाई है। हालांकि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं।
श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए हैं। इनकी लंबाई 5 से 6 इंच की है। पुलिस का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इन्हीं चाकू से किए गए हैं, इसलिए जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कहा था कि श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया था। अभी तक वो आरी नहीं मिली है। बता दें कि गुरुवार को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा फेज हुआ। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी इलाके की फॉरेंसिक लैब में करीब 8 घंटे तक चला, जिसमें आरोपी से 40 सवाल पूछे गए। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब से सभी सवाल हिंदी में पूछे गए, लेकिन उसने जवाब इंग्लिश में दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सवाल पूछे जाने के दौरान आफ्ताब छींक रहा था, इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं हो पाई है। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पालम हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे केशव ने सबसे ज्यादा बार अपने पिता पर चाकू से हमला किया। उनके शरीर पर चाकू के 20 घाव मिले हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि बुधवार की सुबह उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ था। उसके पिता ने उसे डांटा था। इसके बाद ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने का फैसला किया। आरोपी केशव ड्रग्स का आदी है और नशे की हालत में उसने अपने पिता, दादी, बहन और मां की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक केशव ने सबसे पहले अपनी दादी की हत्या की। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने दादी से कुछ पैसे मांगे। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने पिता, फिर मां और फिर बहन की एक-एक कर हत्या की। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू के रामबन से आ रही है, जहां एक बस में एक संदिग्ध पैकेट मिला है। तो बड़ी खबर जम्मू के रामबन से, जहां एक बस में एक संदिग्ध पैकेट मिला है। बता दें कि डोडा से रामबन की ओर ये बस जा रही थी। नाके पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पैकेट पाया गया है। संदिग्ध पैकेट में आईईडी होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं, जहां रामबन में एक बस में से एक संदिग्ध पैकेट मिला है और यह आशंका जताई जा रही है कि उस पैकेट में आईईडी हो सकता है। हालांकि बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां सर्दी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 48 घंटों के अंदर अलर्ट ठंड का जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अगले 48 घंटे के लिए तेज ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि यहां पर बर्फ जमने लगी है और 11 साल के बाद ठंड का ऐसा कहर देखने को मिला है। कई शहरों में इस दौरान कोहरा भी छाया है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी तापमान और गिरने की संभावना है। तो बड़ी खबर राजस्थान से बता रहे हैं आपको, जहां 11 साल बाद ठंड ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नवंबर के महीने में ही बर्फ गिरने लगी है और शहरों में कोहरा छाने लगा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी तापमान और गिरेगा। इधर मुंबई के एक होटल में बुधवार शाम मराठी संगीत नहीं बजाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया। खास बात तो यह है कि घटना को लेकर होटल प्रबंधन ने अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला मुंबई में वासी के एक होटल का है, जहां कुछ लोग होटल में खाना खाने गए थे। इस दौरान वहां हिंदी संगीत बज रहा था, तो इन लोगों ने हिंदी संगीत बंद कर मराठी संगीत बजाने को कहा, जिस पर होटल प्रबंधन ने मना किया तो आरोपियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं एमएनसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर मारपीट शुरू कर दी। अब चाहे अरब सागर हो या बंगाल या फिर हिंद महासागर, किसी भी तरह से दुश्मन देश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना को उसका दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है, जिसमें भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं। ये जंगी जहाज दुश्मन को देखते ही मिसाइल लॉन्च कर सकता है।
आपको बता दें कि इसे मझगांव डॉक शिप लीडर्स ने बनाया है। इससे पहले भारतीय नौसेना को इसी क्लास का INS से विशाखापट्टनम मिला था। ये दोनों जंगी जहाज भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। 7,400 टन वजनी जहाज 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, जिसमें 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के हथियार लगे हुए हैं जो दुश्मन को देखते ही उसे निस्तनाबूद कर देगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां CM सोरान से फिर से एक बार पूछताछ कर सकती है ED। CM सोरान को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर तक ये पूछताछ हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां CM सोरेन से ED फिर पूछताछ कर सकती है और सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर तक ये पूछताछ हो सकती है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां CM सोरेन से फिर पूछताछ कर सकती है ED। CM सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी और 7 दिसंबर को हो सकती है पूछताछ। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां रायबरेली से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एहार टोल प्लाजा पर शराब के नशे में धुत एक शख्स तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और जब टोल कर्मी ने उसे रोका तो भाई साहब पैसे की गर्मी दिखाने लगे और टोल कर्मी के ऊपर पैसों की बरसात कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। टोल कर्मी ने बताया कि 2 लग्जरी गाड़ियां टोल बैरियर तोड़कर आगे जाने लगी, जिसे देख टोल कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो कार सवार ने दोबारा से बैरियर में टक्कर मार दी। इस दौरान जब उससे नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया तो नशे में धुत व्यक्ति ने 500 के नोट निकालकर हवा में उड़ा दिए। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां भागीरथ पैलेस के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि आग ने 4 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि अभी तक 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, जिसके चलते करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यह हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इधर चीन के शिंजियांग में भी एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लग गई है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आग गुरुवार देर रात इलेक्ट्रिक सॉकेट एक्सटेंशन के चलते लगी। बता दें कि पिछले 4 दिन में आग लगने की ये दूसरी घटना है। 22 नवंबर को ही हैनान प्रांत में एक निजी कंपनी के प्लांट में आग लगी थी, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। बाइक सवार को बस ने रौंद दिया है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक हादसा हुआ और बाइक सवार को बस ने रौंद दिया और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो तेज रफ्तार बाइक को बस ने टक्कर मार दी है। बता दें कि पड़ाव गांव के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। सीएम केजरीवाल को धमकी देने का इन पर आरोप लगा है और वहीं सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और मनोज तिवारी पर सीएम केजरीवाल को धमकी देने के आरोप लगे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मुंबई महानगर के साथ। नमस्कार।